वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, जहाँ पे एसेट्स की वैल्यू में फ्लक्चुएशन हो रहा है, या तो वो परचेज हो रही है या वो सेल हो रही है। देखिए एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एसरटेन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Particulars 31st March 2025, 31st March 2024. Machinery 2 lakh in 2025 and 1,40,000 in 2024। तो आप देख सकते हैं मशीनरी की वैल्यू 60,000 से बढ़ रही है। इसका मतलब मशीनरी को परचेज किया जा रहा है और परचेज करने में आउटफ्लो हुआ कैश का, तो इसको हम लिखेंगे परचेज ऑफ मशीनरी। देखते हैं नेक्स्ट फर्नीचर को। फर्नीचर की वैल्यू प्रीवियस ईयर में 90,000 है और करंट ईयर में हो गई 1,40,000। तो यहाँ देख सकते हैं फर्नीचर की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो इसे भी हम लिखेंगे परचेज ऑफ फर्नीचर। तो ये भी एक आउटफ्लो होगा। अब देखते हैं गुडविल। गुडविल की वैल्यू प्रीवियस ईयर में 25,000 है और करंट ईयर में हो गई है 40,000। तो यहाँ भी गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब गुडविल को परचेज किया जा रहा है, तो इसको हम लिख देंगे एज एन आउटफ्लो परचेज ऑफ गुडविल विद ₹15,000। अब देखते हैं पेटेंट्स। पेटेंट्स भी इंटेंजिबल एसेट है, जो प्रीवियस ईयर में 20,000 है और करंट ईयर में 12,000 हो गई है, यानी पेटेंट्स की वैल्यू कम हो गई है। तो इसका मतलब पेटेंट्स को राइट ऑफ कर लिया गया है। राइट ऑफ करने में इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में शो करेंगे, तो इसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। देखते हैं नेक्स्ट इक्विपमेंट। इक्विपमेंट प्रीवियस ईयर में 2,30,000 है और करंट ईयर में हो जा रहा है 1,20,000। तो इक्विपमेंट की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब इक्विपमेंट को सेल कर दिया गया है, तो इसको हम एज एन इनफ्लो शो करेंगे। चलिए देखते हैं इसका वर्किंग। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, परचेज ऑफ मशीनरी एक आउटफ्लो है 60,000, इसको हम ब्रैकेट में शो करेंगे। ऐसे ही परचेज ऑफ फर्नीचर भी एक आउटफ्लो है, उसे भी हम ब्रैकेट में शो करेंगे। ऐसे ही परचेज ऑफ पेटेंट्स, लेट मी करेक्ट दिस, पेटेंट्स में इट इज कॉल्ड परचेज ऑफ गुडविल। सो let me correct this, this is not patents, this is goodwill। गुडविल की वैल्यू बढ़ रही है करंट ईयर में, तो उसको हमने लिख दिया परचेज ऑफ गुडविल। इसको भी हम एज एन आउटफ्लो शो करेंगे, ब्रैकेट में 15,000 लिखेंगे। और इक्विपमेंट की वैल्यू क्योंकि कम हो गई है, तो उसके हमने दिखा दिया सेल ऑफ इक्विपमेंट, और इसको हम एज ए इनफ्लो शो करेंगे। अब इसका नेट इफेक्ट निकाल देते हैं इन सभी वैल्यू को प्लस माइनस करके, तो इसका नेट इफेक्ट आ जाता है माइनस में, आंसर आ रहा है 15,000, तो उसको हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और उससे पहले हम समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मशीनरी, हाउ टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड हाउ टू प्रिपेयर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, या कैसे हम फिक्स एसेट अकाउंट को बनाते हैं, और साथ साथ हम सीखेंगे कैसे हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को मेंटेन करना है। तो यहाँ पर दो केसेस हैं। केस नंबर 1, when fixed asset is shown at diminishing value और return on value और cost less depreciation। इसका मतलब हो गया केस 1 है जहाँ पे फिक्स एसेट की वैल्यू को रेगुलरली डेप्रिसिएशन को माइनस करके शो किया गया है ईयर बाय ईयर। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेट। ये फॉर्मेट है फिक्स एसेट अकाउंट का, सबसे पहले आ जाएगा टू बैलेंस पीडी, यानी प्रीवियस ईयर का बैलेंस फिक्स एसेट का, और क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय बैलेंस शीट यानी करंट ईयर का बैलेंस। तो हम देखते हैं अगर ड्यूरिंग द ईयर पार्ट ऑफ फिक्स एसेट सोल्ड, तो उसको हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, जितने उसको सेल किया गया है, और जितना उस मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन उसको भी हम शो कर देंगे यहाँ पर। और साथ साथ अगर लॉस हो रहा है उस मशीनरी के सेल होने पर, तो हम इसको दिखा देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, और अगर प्रॉफिट होता है तो हम इसको डेबिट साइड में शो करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इस क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, इस टोटल से डेबिट का टोटल जो भी होगा उसे माइनस करेंगे, तो हमारा इस तरह से एक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे जो बैंक अकाउंट परचेजेस। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ
फिक्स एसेट अकाउंट। अब बच्चों आप देख सकते हैं इसमें बैंक क्रेडिट साइड में भी लिखा हुआ है और डेबिट साइड में लिखा हुआ है, तो हमें सिर्फ यहाँ से इन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शो कर देना है। किस तरह से शो करेंगे, चलिए इसके समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एक्शन लिमिटेड हैज अ मशीनरी written down value of which on 1st April 2024 was rupees 4,60,000 as on 31st March 2025 was rupees 5,70,000. Machinery depreciation for the year was rupees 60,000. In the beginning of the year, an item of machinery, ये हम कह सकते हैं, a part of machinery was sold for rupees 33,000, which had a written down value of rupees 45,000. तो पहले इस लैंग्वेज को समझ लेते हैं बच्चों। ये जो पार्ट ऑफ मशीनरी है जिसको सोल्ड किया गया 33,000 में और जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितना है 45,000 है, इसका मतलब मशीनरी की जो रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है आफ्टर डेप्रिसिएशन मशीनरी की वैल्यू कितना है 45,000 है और इसको सोल्ड किया गया 33,000 में। तो अगर हम 45,000 वाली वैल्यू को 33,000 में सोल्ड करेंगे इसका मतलब देयर इज अ क्लियर लॉस ऑफ 12,000। चलिए देख लेते हैं इसको, हाउ टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। सबसे पहले लिख देंगे टू बैलेंस विधि, यानी इन द बिगनिंग यानी बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर जो कि है 4,60,000। साथ साथ लिख देंगे बाय बैलेंस विधि बैलेंस ऑफ करंट ईयर जो कि है 5,70,000। अब हम लिख देते हैं बाय बैंक अकाउंट जो सेल हुआ है मशीनरी सोल्ड फॉर रुपीज 33,000। फिर हम यहाँ दिखा देंगे डेप्रिसिएशन ऑफ द करंट ईयर जो कि है 60,000 और हम लॉस लिख देंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट व्हिच इज 12,000। अब हम इस क्रेडिट को टोटल करेंगे। इस टोटल का जो ये टोटल आ रहा है ये आ रहा है 6,75,000। इस टोटल से अब हम ये जो 4,60,000 इसे माइनस करेंगे तो हमारा ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 2,15,000 जिसे हम बोलेंगे जो बैंक अकाउंट परचेजेस। बच्चों आप देख सकते हैं इस वर्किंग नोट से हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन है, जहाँ बाय बैंक लिखा हुआ है सेल और टू बैंक लिखा हुआ है सेल। इन दोनों ही इंफॉर्मेशन को हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्रेजेंट करेंगे लाइक दिस। परचेज ऑफ मशीनरी जो कि कितना है 2,15,000 ब्रैकेट में शो करें क्योंकि आउटफ्लो है। ऐसी सेल ऑफ मशीनरी हम लिख देंगे 33,000 जो कि एक इनफ्लो है जो यहाँ लेट मी करेक्ट दिस इज नॉट जस्ट अ सेकंड दिस इज नॉट आउटफ्लो दिस इज एन इनफ्लो। इसे करेक्ट कर लेते हैं और इसका नेट इफेक्ट निकाल देते हैं 2,15,000 में से माइनस कर देते हैं तो ये आ जाता है 1,80,000। क्योंकि माइनस में आंसर आ रहा है तो इसको हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस केस 2। केस 2 है व्हेन फिक्स्ड एसेट इज शोन एट कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू है उसको कॉस्ट प्राइस पे शो किया गया है और साथ साथ एक अकाउंट और मेंटेन किया गया जिसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसमें ईयर बाय ईयर की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट करके शो की गई है। चलिए समझ लेते हैं इसको भी। इस केस में जब फिक्स्ड एसेट को कॉस्ट पर शो किया गया होगा और साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में मेंटेन होगा तो हम सबसे पहले वर्किंग नोट में दो अकाउंट मेंटेन करेंगे। जैसा कि पहला अकाउंट है फिक्स्ड एसेट अकाउंट जो सिमिलर अकाउंट है जो पहले हमने केस 1 में अकाउंट बनाया वो सिमिलर अकाउंट है, बस हमें साथ साथ एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं इसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले इसको लिखेंगे बाय बैलेंस विधि यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट का प्रीवियस ईयर का बैलेंस लिख देंगे यहाँ पर और टू बैलेंस विधि में लिख देंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का करंट ईयर का बैलेंस और फिर लिखेंगे टू फिक्स्ड एसेट यानी जो मशीनरी सोल्ड है उस पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया उसको हम यहाँ एंटर करेंगे और इस टोटल से इस डेबिटेड टोटल से हम इस टोटल को माइनस करेंगे, जो डिफरेंस बचेगा दिस इज कॉल्ड बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट या हम इसको लिख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो अमाउंट हमारा है ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है और इसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द करेंट ईयर। अब इस पूरे अकाउंट से बच्चों हमें जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है
वो हमें लेना है। एक तो हमें लेना है टू बैंक जो परचेज हो रहा है हमारा फिक्स एसेट, और दूसरा लेना है बाय बैंक जो कि सेल हो रहा है। बाकी जो और इन्फॉर्मेशन है वो इस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एंटर करेंगे। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। मशीनरी एट कॉस्ट, साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन है, और एक और एसेट दिया हुआ है जिसका नाम है नॉन करंट एसेट। तो देख लेते हैं इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ मशीनरी costing rupees 60,000 on which accumulated depreciation was 16,000 sold for rupees 31,500। तो अगर हम देखें इस मशीनरी की जो कॉस्ट है वो है 60,000, जिस पर डेप्रिसिएशन कितना लगाया है 16,000। तो अगर हम इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू निकालें यानी 60,000 में से 16,000 को माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 44,000, और इस 44,000 की मशीनरी को सोल्ड किया गया 31,500 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्लियर लॉस आ रहा है 12,500 का। तो एक बार फिर से बताता हूँ इसकी कॉस्ट कितना है 60,000। इस 60 में से 16,000 माइनस करेंगे जो कि 44,000 आ जाएगा, उसमें बोलेंगे रिटर्न ऑन वैल्यू, और यानी आफ्टर डेप्रिसिएशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी, दिस इज कॉल्ड रिटर्न ऑन वैल्यू। उस 44,000 वाली मशीनरी को हमने सोल्ड किया है 31,500 में। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्लियर लॉस हो रहा है 12,500 का। अब देखते हैं दूसरी एडजस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग रुपीज 90,000 सोल्ड फॉर रुपीज 1,25,000। तो आप देख सकते हैं 90,000 रुपीज की कॉस्टिंग वाली इन्वेस्टमेंट को 1,25,000 में सोल्ड किया गया। लेट मी राइट दिस एज सोल्ड फॉर 1,15,000। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्लियर प्रॉफिट हो रहा है 25,000 का। चलिए देखते हैं हम इनकी वर्किंग नोट्स कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट का बना लेते हैं वर्किंग नोट। सबसे पहले आ जाएगा बैलेंस पीटी में मशीनरी का प्रीवियस ईयर का बैलेंस जो कितना है 3,50,000। ऐसे देखते हैं बाय बैलेंस सीडी मशीनरी का करंट ईयर का बैलेंस कितना है उसको भी देख लेते हैं हम। ठीक है देख लेते हैं। तो अब हम लिखते हैं बाय बैंक मशीनरी का जो पार्ट सोल्ड हुआ है उसको दिखा देते हैं 31,500 में, और फिर डेप्रिसिएशन लिख देते हैं उस मशीनरी के ऊपर जो सोल्ड हुआ है जिस पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है 16,000, और हम दिखाते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या मशीनरी जो आ रहा है हमारा 12,500। अब हम इस क्रेडिट का टोटल करते हैं जो आ रहा है 5,60,000। इस 5,60,000 को डेबिट में भी लिख लेते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं 3,50,000। तो हमारी जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है वो आ रही है 2,10,000, जिसे हम बोलेंगे टू बैंक अकाउंट परचेसेस। राइट, अब हम बनाते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसको बनाने का पैटर्न वही है। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस पीडी यानी प्रीवियस ईयर का बैलेंस जो कि 70,000 है। फिर लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी यानी करंट ईयर का बैलेंस जो कितना है 1 लाख। और अब हम दिखाते हैं जो मशीनरी सोल्ड हो रही है उस पर कितना डेप्रिसिएशन है। तो हम उसको लिख देते हैं टू फिक्स एसेट या टू मशीनरी अकाउंट यानी डेप्रिसिएशन ऑन सोल्ड पार्ट ऑफ द फिक्स एसेट जो कितना है 16,000। और अब हम इस टोटल करते हैं डेबिट के टोटल को तो जो आ रहा है 1,16,000। जो भी 1,16,000 लिख देंगे उसमें से माइनस कर देते हैं 70,000। तो इस तरह से हमारी बैलेंसिंग वगैरह जाएगी बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट या बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और ये डेप्रिसिएशन हमारा करंट ईयर का होगा जो कि आ रहा है 46,000। इस पूरे इन दोनों अकाउंट से बच्चों हमें जो इन्फॉर्मेशन लेना है हमें एक लेना है ये टू बैंक का जो परचेज है जो हमारा आउटफ्लो है 2,10,000, और साथ साथ हम लेके बाय बैंक जो हमारा इनफ्लो है जो हमारा सेल हो रहा है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ट्रांसफर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एक वर्किंग नोट और बनेगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि उसकी एडजस्टमेंट लिखी हुई है और उसकी बैलेंस इन्फॉर्मेशन भी है स्टेटमेंट में, इन दोनों सालों का बैलेंस दिया हुआ है। तो हमें नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी मेंटेन करना होगा। तो सबसे पहले लिख देते हैं हम, क्योंकि ये एसेट है तो ये डेबिट साइड से स्टार्ट होगा। तो टू बैलेंस वीडी यानी प्रीवियस ईयर का बैलेंस जो कितना है 1,10,000, सेम लिख देते हैं बाय बैलेंस सीडी यानी करंट ईयर का बैलेंस जो कितना है 2 लाख।
वो हम लिख देते हैं मशीनरी 90,000 वाली जो इन्वेस्टमेंट है उसको सोल्ड किया गया है 1,15,000 में, तो लिख देते हैं बाय बैंक अकाउंट 1,15,000। और जो प्रॉफिट हो रहा है उसको हम डेबिट साइड में शो करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कितना आ रहा है 25,000। अब हम इस क्रेडिट का टोटल करते हैं, ये टोटल आ रहा है 3,15,000। 3,15,000 में से हम रिड्यूस कर लेते हैं 1,35,000 को, तो ये आ जाता है ये आ जाता है 80,000। तो इसको लिख देते हैं टू बैंक अकाउंट परचेसेस। आप देख सकते हैं यहाँ भी हमने इस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से सिर्फ बैंक की एंट्री को ही इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एंटर करना है, तो लिख लेते हैं। एक हमारे बैंक अकाउंट है जो सेल है 1,15,000 का, और एक हम लिख लेते हैं टू बैंक अकाउंट परचेजेस 80,000। तो ये जो हमारे वर्किंग नोट के अकाउंट्स है, इन्हीं से हम सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और इसको हम बना देंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग अकाउंट। तो सबसे पहले परचेज ऑफ मशीनरी जो आ रहा है 2,10,000 एज एन आउटफ्लो, उसके नीचे आ रहा है सेल ऑफ मशीनरी 31,500, और फिर आ रहा है सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो कितना आ रहा है 1,25,000। ऐसे ही परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है 80,000। अब हम इन वैल्यू को सबको प्लस माइनस कर लेते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाता है 1,33,000। क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है तो इसे हम लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये है कुछ हाउ टू कैलकुलेट कैश फ्लो स्टेटमेंट थ्रू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, हाउ टू प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं जो हमें मेंटेन करने होंगे जब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम पार्ट्स में इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या किया है, हाउ टू फाइंड आउट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बच्चों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप दिए नंबर पे अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं। Thank you very much, student, for watching this video.